Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इन एग्ज़ाम में हम लोगों को देखना है हमारे MCQ टाइप क्वेश्चंस को। तो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ MCQ टाइप क्वेश्चंस की, सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के MCQs क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ा है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास साथ GST एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के MCQ टाइप क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इसमें 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको हर तरह की MCQ टाइप क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विथ अवर सीरीज फर्स्ट ऑफ GST डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस MCQ क्वेश्चंस. So let's start with our first question. In relation to excise duty, form AR1 is to be submitted for clearing goods under. एक्साइज ड्यूटी फॉर्म AR1 को सबमिट करना पड़ता है फॉर क्लियरिंग गुड्स। कौन सी सिस्टम के अंदर? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबाउ। तो एक्साइज ड्यूटी का जो फॉर्म AR है वो क्लियरिंग गुड्स के अंडर, मतलब कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंडर उसके या सबमिट करना पड़ता है और उसके रिलेशन में आता है। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, an event management company charged rupees 50,000 from his client for the services rendered by him. The amount of service tax, including education cess, is to be levied is rupees 4,000, rupees 5,000, rupees 6,000, rupees 5,100. तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने चार्ज किया है 50,000 उनकी क्लाइंट से उनकी सर्विसेज रेंडर करने के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स होती है इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस, वो कितनी होगी? तो वो होगी हमारी 5,100 की। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सेबल इवेंट अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ इज. सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंडर कौन सा इवेंट टैक्सेबल इवेंट होगा? मैन्युफैक्चरर ऑफ excisable goods, sale of excisable goods, removal of goods from factory, whichever is latter. तो इनमें से जो मैन्युफैक्चर होते हैं एक्साइजेबल गुड्स के, तो वो सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंडर आते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, PLA स्टैंड्स फॉर. PLA का क्या मतलब है? पर्सनलाइज्ड लेजर अकाउंट, पर्सनल लेजर अकाउंट, प्रिविलेज लीव अलाउड, पर्सनल लेजर अमाउंट. तो PLA का लॉन्ग फॉर्म है पर्सनल लेजर अकाउंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल टर्नओवर ऑफ अ SSI यूनिट अंडर नॉन सेनवेट स्कीम इज रुपीज 60 lakhs. द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल बाय हिम इज. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर एक नॉन सेनवेट स्कीम के अंडर अगर एक एनुअल टर्नओवर होगा उस यूनिट का 60 lakhs रुपीज़ का, तो उसे कितनी अमाउंट एज अ ड्यूटी पे करनी होगी? तो वो जो SSI यूनिट है, स्मॉल सेक्टर यूनिट है, तो उसको हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 36 लाख रुपीज़, 36,000, 24 lakhs, नन ऑफ द अबाउ. तो इनमें से कोई भी अमाउंट नहीं है जो उसको एज अ अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 लाख जो है वो उसका एनुअल टर्नओवर है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, remission of excise duty can be applied for in case of destruction of goods by. अब जब डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स होते हैं तो रेमिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी अप्लाई करनी होती है इनमें से कौन से केस के अंडर? नेचुरल कॉजेस, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, बोथ ऑफ द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ. तो हमारा ऑप्शन है नेचुरल कॉजेस और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स, यानी कि अनसर्टेन जो थिंग्स होती है तब हमें ये करना होता है. सो ऑप्शन सी, A एंड B जिसमें आते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज ब्रॉट अंडर सर्विस टैक्स नेट थ्रू फिनांस एक्ट 2005 इज 10.
अब जो सर्विस टैक्स के अंडर फिनांस एक्ट 2005 के अंडर जो टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज लाई गई है वो है 10। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? तो इट इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एक्साइज ड्यूटी अंडर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, गुड्स कैन बी रिमूव्ड ऑन एनी डे एट एनी टाइम। अब एक्साइज ड्यूटी के रिलेशन में अगर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हम बात करें तो गुड्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं हम एनी टाइम एनी डे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू ECC ऑफ अ रजिस्टर्ड एक्साइज डीलर हैविंग पैन नंबर इज डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि न्यू ECC जो है वो रजिस्टर्ड एक्साइज डीलर का पैन नंबर उसका है IAVSG 2356X और उसका जो ECC नंबर हमें दिया गया है वो है IAVSG 2356X XD001। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये ECC जो है वो रजिस्टर्ड एक्साइज नंबर है। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनपुट क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स कैन बी अवेल्ड ओनली इफ द फाइनल सर्विस इज ऑफ द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ द पॉइंट इनपुट सर्विसेज। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a manufacturer may be exempted from payment of excise duty if he proves that the goods are unfit for consumption। अगर मैन्युफैक्चर ये प्रूव कर दे कि उसने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो गुड्स कंजम्पशन के लिए अनफिट है तो फिर उसको एक्साइज ड्यूटी पे करने से एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ये सही बात है। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the registration certificate obtained from excise authorities is to be exhibited at the registered premises। अब जब एक्साइज अथॉरिटी के पास से हम कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं तो उसे हमें एग्जिबिट करना पड़ता है हमारी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन ए ट्रू इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स इज टू बी फर्निश्ड टू बी to the superintendent of dash in form dash service tax yes T3, central excise yes T3, service tax TR6, central excise TR6। तो सर्विस टैक्स का जो रिटर्न है उसे हम फर्निश करते हैं और वो जो फर्निश करके उसको प्रेजेंट करना पड़ता है टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज और उसका फॉर्म जो होता है वो होता है yes T3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, an appeal to the appellate tribunal in connection with service tax has to be made within dash with a fee of dash। अब अगर हम अपील करते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल में और हमारी सर्विस टैक्स के कनेक्शन में अगर ये अपील होगी तो वो कितने दिनों के अंदर और उसकी फ़ीस क्या होगी? तो ऑप्शन है 3 months ₹200, 3 months ₹50, 2 months ₹200, 1 month ₹200। तो हमारी जो अपील है वो विदिन 3 months करनी होगी हमें और उसकी जो फीस होती है उसकी फ़ीस हमें पेड करनी पड़ेगी ₹200। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SSI यूनिट अवेलिंग सेनवैट कैन क्लियर दियर गुड्स अप टू ₹1 crore एट द रेट डैश डैश ऑफ टैरिफ ड्यूटी। SSI यूनिट्स जो होते हैं जो सेनवैट के अंडर अवेल होते हैं उनको उनके गुड्स को क्लियर करना होता है 1 करोड़ तक के और उसके ऊपर जो टैरिफ आता है वो टैरिफ ड्यूटी होता है 60% का। सो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 60% वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन अ फिनेंशियल ईयर टर्न ओवर ऑफ अप टू डैश डैश इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारी कितने रुपयों तक हमारे टर्नओवर पर फिनेंशियल ईयर में एग्जम्प्ट कर सकते हैं हम? तो अप टू ₹1 crore तक वो एग्जम्प्टेड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट, सर्विस टैक्स कमिश्नरेट, CBDT, नन ऑफ द अबव। तो सर्विस टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट के साथ।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सेंट्रल एक्साइज लॉ इज एडमिनिस्टर्ड बाय. सेंट्रल एक्साइज लॉ को कौन एडमिनिस्टर करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्विस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल एक्साइज लॉ जो है वो एडमिनिस्टर्ड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के थ्रू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द फैक्ट्रीज ऑफ अ मैन्युफैक्चरर covered by central excise law falls under different commissionerate, new ECC will be issued by Director General of Inspection, Commissionerate Headquarter, Deputy Commissioner, none of the above. अगर किसी मैन्युफैक्चरर की जो फैक्ट्रीज है जो सेंट्रल एक्साइज में कवर्ड है वो दूसरी कमिश्नरेट में अगर आती होंगी तो नया ECC नंबर जो है वो इशूड किया जाता है. तो वो नया ECC नंबर कौन इशू करता है? तो नया ECC नंबर इशू करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, STC स्टैंड्स फॉर. STC का मतलब क्या है? सेल्स टैक्स कोड, सर्विस टैक्स कोड, सर्विस ट्रांजैक्शन कोड, सर्विस ट्रेडर कोड. STC का मतलब है सर्विस टैक्स कोड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट लॉन्ग फॉर्म. नेक्स्ट, registration formality has been exempted by CBE and C in case of. अब CBE and C में registration formalities किस केस में exempt की गई है? SSI units availing slab exemption, job worker if duty liability is paid by principal employer, 100% EOU, all of the above. तो इन सभी को रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी से एग्जम्प्ट किया गया है CBE एंड C के केस के अंडर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एक्साइज ड्यूटी फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी मेड फॉर एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंसर्न इन केस ऑफ. अब एक्साइज ड्यूटी के अंदर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंसर्न होगा तो उसे भी एक फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ता है. तो वो चीज़ कब होती है या फिर ये केस कब आता है? डेथ ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर, बोथ बी एंड सी. तो जब हमारा इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर होगा और अगर वो मैन्युफैक्चरर की डेथ हो जाती है तो एट दैट टाइम एक्साइज ड्यूटी में हमें अगर ऑलरेडी हमारी कंसर्न रजिस्टर्ड भी होगी तो भी उसका न्यूली फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सर्विस टैक्स इज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सर्विस टैक्स लिवाई करती है. सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ पर्सन मैन्युफैक्चरिंग एक्साइजेबल गुड्स विथ नील रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी डज नॉट हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर मैन्युफैक्चरर एक्साइज कर रहा है गुड्स नील रेट में एक्साइज ड्यूटी तो उसको एक्साइज ड्यूटी के और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अगर नील रेट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का और एक्साइज ड्यूटी का तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स हैज़ टू बी पेड ऑन एनी एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट प्रायर टू रेजिंग एनी बिल फॉर द सर्विस रेंडर्ड. अब सर्विस टैक्स अगर क्लाइंट ने पहले ही एडवांस अमाउंट पेड कर दी है और हमारे जो बिल्स है वो बिल्स हमें रेज करना अभी भी बाकी है तो उस अमाउंट पर सर्विस टैक्स पेड करना पड़ता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एक्साइज रिलेटेड रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क. एक्साइज रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर मेंटेन नहीं किए जा सकते. तो ये गलत बात है. ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स. एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं उनके कंप्लीशन के टाइम पर पेएबल होती है. तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फॉर्म ST3 in connection with service tax is to be filled on half yearly basis.
जो सर्विस टैक्स के कनेक्शन में हम जो फॉर्म ST3 पे करते हैं या भरते हैं, उसको हमें भरना होता है हाफ ईयरली बेसिस के पर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्साइज अंडर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम गुड्स कैन बी रिमूव्ड ऑन एनी डे एनी टाइम। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी पढ़ा था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In case of non-payment of excise duty, interest is to be paid at the rate dash on the amount of unpaid duty or dash per day whichever is higher. 15% rupees 1000, 24% rupees 1000, 24% rupees 500, 15% rupees 500। अगर हमने एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या फिर उतनी अमाउंट पे करनी पड़ती है पर डे, तो इनमें से जो अमाउंट ज़्यादा हो उसे हमें पे करना पड़ता है। तो अगर हम एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो 24% से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर अमाउंट ₹1000 पर डे। अब 24% इंटरेस्ट से जो अमाउंट होगी या फिर ₹1000, इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी वो अमाउंट हमें पे करनी होगी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी इज़ टू बी पेड थ्रू डैश डैश चलन, TR6, TR3, ST6, ST3। एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमें TR6 के चालान के थ्रू भरनी होती है। सो ऑप्शन ए TR6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग बैक मैन्युफैक्चरर्ड गुड्स बाय जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इज डैश डैश डेज। अब जो टाइम लिमिट सेट की गई है, जो मैन्युफैक्चरर गुड्स जो होते हैं वो अगर जॉब वर्कर ने रिटर्न कर दिए या फिर सेंड कर दिए प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, तो उसके जो वैलिडिटी है या टाइम लिमिट है वो कितनी होगी? 6 मंथ्स, 180 डेज, 1 ईयर, नन ऑफ द अबव। तो विद इन 180 डेज वो टाइम लिमिट जो है वो सेट की गई है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्लेम फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेड has to be made within dash dash from the date of payment of excess tax। अगर आपने एक्सेस में सर्विस टैक्स पेड किया है और उसका अगर आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो ये क्लेम कितने दिनों के अंदर अंदर करना चाहिए आपके डेट ऑफ पेमेंट के बाद? तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो क्लेम है वो हमें 1 ईयर में करना होगा, सो दैट वी कैन क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ आवर एक्सेस सर्विस टैक्स। So option C is the correct answer. Next, a SSI unit opting for non-SENVAT facility has to pay duty after crossing turnover of dash dash at full rate of tariff duty। एक SSI यूनिट है जो नॉन सेनवैट के फैसिलिटी को ऑप्ट करता है, उसे अगर उसका टर्नओवर डैश डैश रेट से अगर एक्सीड करता है तो उसे वो ड्यूटी पे करनी होती है और फुल रेट ऑफ टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो टर्नओवर की अमाउंट कितनी है? ₹1 करोड़, ₹50,000, ₹25,000, ₹5,000। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन सेनवैट के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो ₹1 करोड़ की जो है वो एक लिमिट है। सो ऑप्शन ए ₹1 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया सर्विस टैक्स हैड बीन लिवाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। इंडिया में सर्विस टैक्स जो है वो किसके रिकमेंडेशंस के थ्रू लिवी किए जाते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, CBDT, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी ही इसे रिकमेंड करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस टैक्स इज broadening the tax base, augmentation of revenue, larger participation of citizens in the economic development of the nation, all of the above। सर्विस टैक्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वो टैक्स बेस को ब्रॉड करते हैं, ऑगमेंट ऑफ रेवेन्यू भी करते हैं, और जो सिटीजन्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन में लार्जर पार्टिसिपेशन जो होता है सिटीजन्स का, तो उसे भी इनबिल्ड करते हैं। तो ये जो सारे के सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर।
सर्विस टैक्स की जो कंसेप्ट थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 1994-95, 2000, 2001, 2004, 2005, नन ऑफ देम। तो सर्विस टैक्सेस जो आए थे इंडिया में वो 1994 एंड 95 में आए थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्विस टैक्स इज पेएबल ऑन सर्विस इवन इफ प्रोवाइडेड इन अब्रॉड। अगर सर्विसेज अब्रॉड में भी प्रोवाइड की जाती है तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स पेएबल होता है। तो ये करेक्ट है क्योंकि सर्विसेज जहाँ भी प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर टैक्सेस बनेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर इज नो सर्विस टैक्स ऑन सेल ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, बोथ ऑफ द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ। तो सर्विस टैक्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स, सर्विस टैक्स कमिश्नरेट्स, CBDT, नन ऑफ द अबाउ। सर्विस टैक्स जो है उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our series first of GST and direct and indirect taxes MCQ questions. फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को अपलोड किया है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारी सीरीज़ को भी पढ़ लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों, इन सारी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नीडी स्टूडेंट्स के साथ अगर शेयर करेंगे तो उन्हें भी इन सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज ऑफ आवर टैक्सेशन सब्जेक्ट। लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट सीरीज। टिल देन देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।